गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज इंडियन ज्योग्राफी की हम शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से। और सबसे पहले हम चैप्टर ले रहे हैं भारत का सामान्य परिचय। भारत का जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे, और इसी के साथ में हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं वो भी समझते चलेंगे, जिससे कि पूरा कंसेप्ट और पूरे फैक्ट्स हैं जो एक साथ क्लियर हो जाएं। जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे सबसे पहले भारत के नामों के बारे में कि भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। तो भारत के जो नाम हैं वो एक तो भारत है ही, भारत के अलावा इसको हिंदुस्तान भी कहा जाता है। इसके साथ आर्यावर्त के नाम से भी इसको जाना जाता है, आर्यावर्त। इसके साथ जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, और एक इंडिया है ही। अब एक एक को हम समझते चलेंगे कि भारत नाम कैसे पड़ा। तो भारत का नाम भारत इस तरह से पड़ा क्योंकि प्राचीन काल में भरत नाम से कई प्रसिद्ध विद्वान जो हैं जो इंडिया में जिन्होंने जन्म लिया है, जिस तरह से कि राम का छोटा भाई जो भरत है वो थे। इसके अलावा ऋग्वैदिक आर्यों में एक कबीले का नाम भी भरत था, और इसके अलावा जो वायु पुराण में जिसका उल्लेख मिलता है शकुंतला दुष्यंत, उनके पुत्र का नाम भी भरत था। तो इस तरह से संस्कृत में जिस तरह से कहा जाता है कि भरता नाम देश है नाम भारत अस्ति, भरतों के देश का नाम ही भारत है। तो इस तरह से तो ये भारत नाम पड़ा है। और भारत स्पेशली ये तो भारत के नाम से पड़ा है, और भारत नाम का उल्लेख भी मिलता है तो वो है एक विष्णु पुराण। विष्णु पुराण उसमें भारत नाम से भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो हिंदुस्तान नाम है भारत का, हिंदुस्तान नाम है वो हिंदू, जो जो यहाँ पर सिंधु नदी बहती है उसको पर्सियन गल्फ के आसपास के जो क्षेत्र जो क्षेत्र है उसमें रहने वाले जो जब यहाँ पे आए तो वो हिंदू नदी को उन्होंने सिंधु कहा। वो क्या है कि जनरली सै को है नाम से बोलते थे, सै जो होता था उसको है बोलते थे। इस तरह से जो सिंधु है उसको उन्होंने हिंदू कहा, और इस हिंदू नदी के आसपास वालों को हिंदुस्तान नाम से उन्होंने संबोधित किया। तो इस तरह से हिंदुस्तान नाम पड़ा, अर्थात हिंदुस्तान नाम की जो देन है वो फारसी या जो इसके जो है ईरान, इसके आसपास के जो देश हैं, पर्सियन गल्फ के आसपास के जो देश हैं, ईरान हो गया, इराक हो गया, तो ईरान मुख्य तौर से ईरान या फारसी निवासियों ने इसका नाम हिंदुस्तान दिया। ये क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में कई बार पूछ लिए जाते हैं, हिंदुस्तान नाम किसने दिया। और आर्यावर्त तो इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हिंदू नदी के आसपास के क्षेत्रों में ऋग्वैदिक या वैदिक काल में जो आर्य रहते थे तो उनके नाम से ही इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। तो ये तो वैदिक काल से नाम है क्योंकि आर्यों की वजह से इसका नाम वैदिक काल से आर्यावर्त है। और जम्बू द्वीप क्या है कि एंशियंट टाइम्स में क्या था कि पूरे विश्व को 7 द्वीपों में बांटा गया था, और उन द्वीपों में से ही एक द्वीप का नाम था जम्बू द्वीप। और इस द्वीप का मतलब जो आज के जो ये कॉन्टिनेंट हैं इससे मतलब है, जिस तरह से कि एशिया, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जिस तरह से कॉन्टिनेंट हैं, इसी तरीके से ये द्वीप हुआ करते थे पहले। तो जो और भी द्वीप थे, सालमली द्वीप है, शक है, पलक्ष द्वीप, तो इस तरह से एक जम्बू नाम से था। जम्बू इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो द्वीप था इसमें भारत ही नहीं पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और मंगोलिया, रूस तक का क्षेत्र था। तो इस तरह से इस क्षेत्र में क्या था कि जामुन के वृक्षों की अधिकता थी, और जम्बू का मतलब है जम्बू वृक्ष जो है, जम्बू का मतलब है जामुन, जामुन के वृक्षों की यहाँ पर अधिकता के कारण इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। तो इस तरह से इसका नाम जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में एक देश है भारत, जम्बू द्वीप में ही था भारत, इसलिए इसको जम्बू द्वीप का सबसे बड़ा देश है, इसलिए इसको भी इसके ही उपनाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो इंडिया नाम है वो जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। यूनानियों ने इसको इंडिया नाम दिया है क्योंकि जो यहाँ पर सिंधु नदी बहती थी,
सिंधु नदी को उन्होंने इंडस नदी कहा, और इस इंडस नदी के आसपास वाले क्षेत्र को इन्होंने इंडिया नाम दिया। और ये ग्रीक भाषा के इंडोई वर्ड से इसकी उत्पत्ति होती है, इंडोई वर्ड से इसकी उत्पत्ति होती है। तो ये हो गया, तो ये भारत के नाम हैं। इसके बाद हम भारत की लोकेशन के बारे में बात करेंगे। भारत की लोकेशन क्या है, अक्षांश, देशांतर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कितना विस्तार है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये सबसे पहले, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो पूरा विश्व है, जो पृथ्वी है, अर्थ है, इसमें अर्थ को ये इक्वेटर है, 0 डिग्री विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से ऊपर का जो क्षेत्र है उसको उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो भारत की अक्षांशों के आधार पर जब अगर बांटें तो भारत किस में है, उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतरों के हिसाब से देखते हैं अपन, तो भारत किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। और इसके हिसाब से देखें तो अपन नॉर्थ गोलार्ध में है। और अगर अक्षांश और देशांतर दोनों के हिसाब से जब हम देखते हैं तो भारत किस में है, भारत किस में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी में है। तो इस तरह से भारत को हम जो हेमिस्फेयर के हिसाब से जब बांटते हैं तो इस तरह से भारत की लोकेशन आती है। और इसके अलावा हम देखेंगे अक्षांश और देशांतरीय विस्तार किस तरह से इंडिया का होता है। मैप की सहायता से हम समझेंगे कि ये जैसे इंडिया है, इंडिया का ये मैप है, तो इसमें हम समझेंगे, इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हैं। तो जो ये है, इंडिया को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में अगर हम देखते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर। तो भारत का जो सबसे सदर्न मोस्ट जो अक्षांश है वो यहाँ पर जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार में जो यहाँ, ग्रेट निकोबार में जब यहाँ से शुरू होता है तो ये अक्षांश है 6 डिग्री और 5 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट। इस अक्षांश से भारत की शुरुआत होती है। तो 6 डिग्री और 45 मिनट है। यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसको इसके अन्य नामों भी हैं, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, या फिर इसको पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और पार्सन पॉइंट, और वर्तमान में ये पॉइंट वैसे है नहीं, 2004-5 में शायद आप चेक कर लेना, उसमें एक सुनामी, भयंकर सुनामी आई थी, तो ये जो इंदिरा पॉइंट है ये जलमग्न हो गया। तो अभी ये है नहीं वैसे। तो इसके यहाँ से ही शुरुआत होती है भारत के क्षेत्र की। और जो भारत की मुख्य भूमि है जो दक्षिण में, यहाँ पर जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी के पास में ये एक केप है। केप का मतलब होता है कि ऐसा जो भूमि का भाग जो समुद्र की तरफ निकला हुआ हो उसको केप कहा जाता है, जिसके तीनों तरफ पानी होता है। और एक जैसे केप कोमोरिन जैसे ये है, जैसे केप ऑफ गुड होप जैसे साउथ अफ्रीका में है। तो इस तरह के जो स्थल होता है ना उसको केप कहा जाता है, उसको केप कहा जाता है। तो जो भारत की मुख्य भूमि जो यहाँ पर है, भारत की मुख्य भूमि जो है दक्षिण में, यहाँ पर जो ये केप है इसका नाम है केप कोमोरिन, केप कोमोरिन, केप कोमोरिन नाम है इसका। और यहाँ पर अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। और सबसे उत्तर में जो अक्षांश है, सबसे उत्तर में जो अक्षांश है भारत में, यहाँ पर जो अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट।
6 मिनट, ये अक्षांश है। और जो यहाँ पर जो ये अक्षांश पर जो ये बिंदु है इसका नाम है, तो ये जो ये अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट, इसका नाम है इंदिरा कॉल, इसका नाम है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। कॉल क्या होता है? इंदिरा कॉल इसको कहते हैं। कॉल सामान्यतः क्या होता है कि जो जो कॉल का मतलब होता है एक तरह से पास जो होता है, दर्रा जो होता है, उसको कॉल कहा जाता है। मतलब दो पर्वत शिखरों के बीच का जो ये संकरा मार्ग जो होता है ना, ये पर्वत शिखर है, ये भी एक पर्वत शिखर है, इनके बीच का जो ये दर्रा टाइप का जो ये पास होता है ना, इसको कहा जाता है कॉल। आगे जो फिजिकल ज्योग्राफी में इसको विस्तार से हम समझेंगे किस तरह से कॉल। तो ये इंदिरा कॉल है यहाँ से, और केप कोमोरिन तक भारत की मुख्य भूमि है। और दक्षिणतम जो बिंदु है भारत का वो इंदिरा पॉइंट है, वो 6 डिग्री 45 मिनट है। और उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है भारत की, उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर की जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। अब जो इधर जो है ये पश्चिमी क्षेत्र में अगर देखते हैं तो ये पश्चिमी क्षेत्र का जो ये पॉइंट है, पश्चिमी क्षेत्र का जो ये पॉइंट है, इसका नाम है, इसको बोलते हैं गुहार, गुहार मोती। गुजरात में गुहार मोती जो ये पॉइंट है ये है, इसकी है जो लोकेशन है अक्षांश। ये तो अक्षांश हो गए। अब हम देशांतरीय विस्तार के बारे में बात कर रहे हैं। तो देशांतर में जो ये सबसे पश्चिम का जो देशांतर है ये है 68 डिग्री और 7 मिनट। 68 डिग्री और 7 मिनट का जो ये देशांतर है, यहाँ से पश्चिम जो भारत का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पर। और वो जगह का नाम है गुहार मोती। यह कहाँ पर है? गुजरात में है। यहाँ से लेकर और अरुणाचल प्रदेश का जो ये पॉइंट है, इसको बोलते हैं 97 डिग्री 25 मिनट पर है ये। और इस पॉइंट का नाम है यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसका नाम है किबीथू। अरुणाचल प्रदेश का किबीथू से लेकर गुहार मोती तक की जो ये डिस्टेंस होती है ये होती है 2933 किलोमीटर। तो ये भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है। अक्षांश और देशांतरीय विस्तार तो इंडिया का ही है। अगर इसका अंतर देखेंगे तो लगभग 29 डिग्री के आसपास अंतर है। अब इसके साथ हम कर्क रेखा भारत के कहाँ से गुजरती है, किन राज्यों से, और जो भारत की जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। ये इंडिया है। इंडिया में हम अभी कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है वो समझेंगे हम। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है उसके बारे में हम समझेंगे। कर्क रेखा की शुरुआत जो होती है वो, कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसकी अक्षांश स्थिति है 23 डिग्री 30 मिनट, या फिर इसको 23 डिग्री 23.5 डिग्री भी बोल सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं 23 डिग्री, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है। गुजरात में यहाँ पर अहमदाबाद शहर इसके निकट है। अहमदाबाद के बाद में राजस्थान के जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा हैं, वो बांसवाड़ा के लगभग बीचों बीच से गुजरती है।
डूंगरपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा के बीचों बीच से ये रेखा गुजरती हुई हम देख सकते हैं। बांसवाड़ा के बीचों बीच से गुजरती हुई ये एमपी में प्रवेश कर जाती है। एमपी में भोपाल इसके नज़दीक है। भोपाल, आगे शहडोल, जबलपुर इसके आसपास हैं। और एमपी के बाद में ये छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाती है। छत्तीसगढ़ में रांची इसके सबसे निकटतम शहर है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर कौन सा है, तो वो रांची है। छत्तीसगढ़ के बाद में जो जब ये है जो गुजरती है किसमें, झारखंड में, वो जो झारखंड का रांची शहर इसके सबसे निकट है और छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर इसके निकट है। झारखंड का रांची शहर इसके निकट है। इसके बाद में रांची की लोकेशन जो है कर्क रेखा से उत्तर में है, कर्क रेखा से उत्तर में है थोड़ी। और उसके बाद में झारखंड के बाद में ये पश्चिम बंगाल से गुजरती है। पश्चिम बंगाल के बाद में ये बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश के बाद में ये जो क्षेत्र है त्रिपुरा का है, त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से ये 8 राज्य हैं जिनमें से होकर ये गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया गुजरात। गुजरात, इसकी कोई ट्रिक मैं नहीं बता रहा, आप अपने हिसाब से, क्योंकि राज्यों का तो पता होना ही चाहिए कौन सा राज्य कहाँ पर है, उसके आसपास के राज्यों के बारे में आपको जानकारी प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप हो जाएगी। तो इस तरह से इसको रटने की जरूरत नहीं है। एक बार राज्यों को मैप में बनाकर एक बार देख लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा राज्य कहाँ है और अपने आप ही इसकी आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से राज्यों में से ये गुजर रही है। तो एक तो ये हो गया गुजरात, गुजरात के बाद हो गया राजस्थान, राजस्थान के बाद हो गया एमपी, एमपी के बाद में कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में कौन सा हो गया? झारखंड, झारखंड के बाद में कौन सा हो गया? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद में, बांग्लादेश की बात नहीं करेंगे हम, इंडिया में त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हो जाते हैं, ये 8 राज्य हो जाते हैं और इन 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। और इसके आसपास कर्क रेखा के निकटतम जो राजधानी है वो झारखंड की राजधानी रांची है, जो इसके निकटतम है। और रांची की लोकेशन आप देखेंगे तो 23 डिग्री 23.36 डिग्री है, 23.36 डिग्री है, जो कि कर्क रेखा के उत्तर में है, कर्क रेखा के उत्तर में है, सबसे निकट नियरेस्ट कैपिटल है ये। और इसके अलावा जो अन्य शहर हैं जैसे कि गुजरात का जो है अहमदाबाद इसके निकट है, अहमदाबाद इसके निकट है। राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा हैं ही, डूंगरपुर बांसवाड़ा। एमपी में भोपाल, भोपाल, शहडोल, शहडोल, जबलपुर इसके पास हैं। झारखंड में रांची है ही। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर इसके पास है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल का हुगली, और त्रिपुरा का उदयपुर, उदयपुर इसके निकटतम सिटी है, इसके निकटतम सिटी है तो वो उदयपुर है। उदयपुर, उदयपुर इसके निकटतम सिटी है, वो उदयपुर है। और उदयपुर की जो है वो है 23.53 डिग्री इसके उत्तर में है वैसे, और निकटतम है। और जो त्रिपुरा की राजधानी है वो अगरतला भी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, अगरतला। और जो मिजोरम की जो राजधानी है आइजोल, आइजोल वो भी पास में। अगरतला और आइजोल में से अगर देखें तो आइजोल पास में पड़ता है। तो इसके ये इसकी लोकेशन है और ये इसके निकट शहर हैं जो कई बार जो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो ये 8 राज्य हैं और इन 8 राज्यों में होकर कर्क रेखा निकट से गुजरती है। अब इसी तरह से हम समझेंगे IST के बारे में। IST क्या है? IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो है जो भारतीय मानक समय जो रेखा है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय मानक
मानक समय जो है, भारतीय मानक समय है, उसको IST कहा जाता है। तो वो लाइन है जो देशांतरों के आधार पर समय का निर्धारण करते हैं, और जो समय का निर्धारण जिस देशांतर के आधार पर किया जाता है उसको बोलते हैं GMT, जो कि लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरता है। उसको ग्रीनविच टाइम मीन टाइम के नाम से जानते हैं, GMT के नाम से, GMT। तो ये ब्रिटेन से निकलती है। तो GMT से समय का निर्धारण होता है। GMT से पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय बढ़ता है, और पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय घटता है। तो इस तरह से भारत का जो मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री, जो देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, उससे भारत का मानक समय का निर्धारण होता है। इसको हम मैप की सहायता से अभी समझ लेते हैं, किस तरह से उसकी स्थिति है, किस तरह से उसकी स्थिति है, उसको हम अभी समझ लेते हैं। किस तरह से इसकी स्थिति है, तो ये यहाँ पर लगभग यहाँ पर ये 82.5 डिग्री है। ये है 82 डिग्री और 30 मिनट, 82 डिग्री और 30 मिनट। इसमें मिनट और डिग्री में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये वो पॉइंट में आगे दे देते हैं, क्योंकि 82.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 82 डिग्री 82.5 डिग्री। तो 0.5 यहाँ पर ये अलग है, यहाँ पर ये डिग्री के आगे ये मिनट है, तो ये अलग है इस तरह से, क्योंकि 1 डिग्री में क्या होता है कि 60 मिनट होती हैं, और 60 मिनट में से जब जैसे 30 मिनट होती हैं तो इसको 0.5 में या हाफ में ऐसे लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिख देते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये 82.5 की जो मानक समय रेखा है, ये भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है, वो हम देख रहे हैं। भारत में ये पहले आता था नैनी एयरपोर्ट पर, वो अब उसके अलावा जो है मिर्जापुर को मानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से निकलती है। इलाहाबाद, मिर्जापुर के आसपास से ये निकलती है। और पहले राज्यों को हम देख लेते हैं, किन किन राज्यों से ये गुजरती है। तो राज्यों में सबसे पहले यहाँ पर कौन है, उत्तर प्रदेश है, यूपी है। यूपी के बाद में कौन सा राज्य है, यूपी के जो साउथ में है वो है एमपी है, एमपी है। एमपी के बाद में ये किस में आती है, छत्तीसगढ़ में आती है, छत्तीसगढ़ में आती है। छत्तीसगढ़ के बाद में किस में आती है, ओडिशा में आती है, और ओडिशा के बाद में किस में आती है, आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से ये 5 राज्यों से होकर ये जो भारत की मानक समय रेखा है ये गुजरती है। तो ये आपको याद रखना है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से 5 राज्य हैं जिनमें होकर ये भारत की जो मानक समय रेखा है ये गुजरती है। और एक चीज हमें यहाँ पर और समझ लेनी चाहिए, क्योंकि मानक समय रेखा के हिसाब से समय जो होता है वो मानक समय होता है, जिसको हम पूरे इंडिया में जो चलता है। परंतु एक होता है लोकल समय, जो जिसको लोकल टाइम या स्थानीय समय हम कहते हैं, ये अलग होता है। लोकल टाइम होता है, लोकल टाइम देशांतरों के हिसाब से कैलकुलेट करके जो एक्चुअल में जो होना चाहिए ना, जितना समय, वो होता है। मानक समय अलग है। अब भारत का जो पूर्व से और पश्चिम के स्थानीय समय में अगर अंतर देखें, तो पश्चिम में ये पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहाँ पर पश्चिम में गुजरात तक के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतराल है, 2 घंटे का अंतराल है स्थानीय समय में। मानक समय सेम है पूरे इंडिया में, परंतु स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतराल है। तो लोकल टाइम वो होता है देशांतरों के हिसाब से जो एक्चुअल टाइम जो कैलकुलेट किया जाता है, तो वो होता है स्थानीय समय। बाकी जो मानक समय, ये मानक समय इंडिया में, जैसे कि इंडिया का विस्तार लगभग 30 डिग्री के आसपास है, तो इसमें 2 मानक समय रेखा हम बना सकते हैं, परंतु बनाई नहीं। इसकी कई बार मांग भी उठती है, और कई बार समाचारों में भी हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो समय है वो हमारे जो पश्चिमी राजस्थान से कई बार अलग रहता है। जैसे कि हम मान के चलो कि 9 बजे सुबह हमारा ऑफिशियल टाइम होता है कि 9 बजे ऑफिस खुलते हैं। तो जहाँ गुजरात में जिस टाइम पर 9 बज रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर लगभग
अगर नॉर्थ ईस्ट में जाके देखेंगे ना तो लगता है जैसे कि 12 बज रहे हैं, दोपहर हो गई हो, क्योंकि वो वहाँ उधर से सूर्य उदय होता है, पूर्व की तरफ से सूर्य उदय होता है, और वहाँ पर सूर्य की किरणें जल्दी पहुँचती हैं और पश्चिम में लेट पहुँचेंगी। तो इस तरह से ही वहाँ पर भी एक मानक समय जो कि इससे थोड़ा बढ़ाकर अगर हम बना दें तो इस प्रॉब्लम का समाधान हो जाए। ये इसकी मांग कई बार उठती रहती है, परंतु अभी तक तो एक ही है। इस तरह से हम देख सकते हैं कई देशों में बहुत, जैसे कि रसिया में सबसे ज़्यादा मानक समय रेखाएं हैं, जैसे हमारे यहाँ पर 82.5 डिग्री एक ही मानक समय रेखा है, परंतु रूस में देखें तो 11 मानक समय रेखाएं हैं, यूएसए में 5 मानक समय रेखाएं हैं, और ओवरसीज टेरिटरी को अगर मिला लें तो फ्रांस में लगभग 15, लगभग क्या एक्यूरेट ही है, 15 समय रेखा है फ्रांस में। तो इस तरह से भारत में भी 2 समय मानक समय रेखा होनी चाहिए। इसका आप देखते हैं कब तक होती है कब नहीं होती है, वो तो बात अलग की है। तो ये है इसका, इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक मानक समय रहती है तो पूरे इंडिया में सारी ऑफिसों का टाइम एक होता है, जबकि टाइम में डिफरेंस है, टाइम में बहुत डिफरेंस है। अगर यहाँ से पूर्व से पश्चिम तक का देखेंगे हम तो 2 घंटे का फर्क पड़ जाता है सूर्य की किरणों को यहाँ से और यहाँ तक। अब अगर देखेंगे तो 2 घंटे का टाइम लग जाता है ये। तो ये है, देशांतरों के आधार पर कैलकुलेट करेंगे तो 2 घंटे का अंतर आ जाता है। एक देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का टाइम का फर्क आ जाता है। और पूरे अर्थ पर कितने देशांतर हैं, पूरे अर्थ पर कितने हैं, 180 पूर्वी है और 180 पश्चिमी है, और एक जीएमटी है, और एक कॉमन हो गया 180, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है ना, 180 इधर से चलेंगे और 180 इधर चलेंगे तो वही हो गया 180 ईस्ट और 180 वेस्ट, जो देशांतर है वो एक ही है। तो इस तरह से 360 देशांतर हैं। तो 360 देशांतरों में इन 24 घंटे को अगर बांट लेंगे तो एक डिग्री देशांतर में कितना आएगा, 4 मिनट आएगा, 4 मिनट ही तो आएगा। तो इस तरह से जो 15 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना आएगा, 15 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना आएगा, 1 घंटा। तो 82.5 डिग्री देशांतर को पार करने में 82.3 डिग्री 0.5 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा। तो इसको हम कर लेंगे 15 15 15 5 कितने हो गए 75, 5 घंटे और 30 मिनट। तो 5 घंटे और 30 मिनट। तो भारत की मानक समय रेखा है वो जीएमटी से कितना आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना चाहिए कि ईस्ट में जिस तरह से चलते हैं ना तो समय बढ़ता है, और वेस्ट में जाएंगे जीएमटी से तो समय घटेगा। तो ये तो है समय की बात। समय के बाद हम समझेंगे लोकल टाइम भी हमने समझ लिया। लोकल टाइम के बाद अब हम भारत की जो सीमा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि सीमा में क्या क्या किस किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और कितनी है, जलीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा कितनी है, वो सब हम बात अभी कर लेते हैं। वो समझ लेते हैं हम। वो हम समझ लेते हैं। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है ना, स्थलीय सीमा है वो है, सीमा की बात कर रहे हैं हम, भारत की बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं, सीमाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। और भारत की जो जलीय सीमा है या तटीय सीमा है वो है मुख्य जो ये कोस्ट लाइन की अगर हम बात करें, ओनली कोस्ट लाइन की बात करें, मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा की बात करें तो ये मुख्य भूमि की कितनी है, 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की है। मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है ना, मुख्य भूमि की तटीय सीमा तो 6100 है। परंतु इसमें जब द्वीप समूह जो ये हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार में, जैसे कि ये नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, साउथ अंडमान है, लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान के बाद में ये कार निकोबार है, कार निकोबार के बाद में ये ये ननकोरी आइलैंड है, ननकोरी के बाद में यहाँ पर लिटिल निकोबार है, फिर ये ग्रेट निकोबार है। तो इन सारे
सारे द्वीप और जो यहाँ पर ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में या मिनी द्वीप कवारती मिनी को, ये सारे लक्षद्वीप में आते हैं। तो इन सारों को अगर हम मिला दें, द्वीपों की सीमा को भी अगर हम जब मिला देते हैं तो ये होती है 7516.6, ये आती है टोटल। तो कुल मुख्य भूमि सहित जो द्वीपीय क्षेत्रों की जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी हो गई? 7516.6। तो इस तरह से भारत की जो कुल भूमि हो जाती है 15,200 में 7516.6 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 22,716.6। तो ये क्या है? भारत की टोटल सीमा की लंबाई है, पूरी सीमा की। अब इस सीमा में कितने क्या कौन कौन से राज्य, कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा हैं, कितने लैंडलॉक्ड हैं, कितने क्या हैं, वो सब को भी हम समझेंगे। तो भारत की जो ये तटीय सीमा जो ये गुजरात से शुरू होती है, जो ये कोस्ट लाइन है, समुद्री सीमा जो ये है गुजरात से शुरू होती है, इसकी लंबाई हमने देख ली थी 6100 किलोमीटर है। इसमें कितने राज्य हैं? इसमें है तटीय सीमा में, जो भारत की जो तटीय सीमा है मुख्य भूमि की, ये टोटली बात कर लेते हैं। भारत की जो तटीय सीमा है ये कितनी है? 7516.6। इसमें सबसे ज़्यादा किसकी सीमा है? अंडमान और निकोबार, लगभग 1900 किलोमीटर। इसमें से 7500 में से सबसे ज़्यादा किसकी है? अंडमान और निकोबार की। अंडमान निकोबार के बाद में जो इसके बाद में जो सीमा है वो है गुजरात की, गुजरात की है। गुजरात के बाद में किसकी है? आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश के बाद में किसकी है? तमिलनाडु की है, तमिलनाडु की है। तमिलनाडु के बाद में किसकी है? और छोटी छोटी है। और सबसे कम अगर राज्यों में देखें तो गोवा की है। सबसे कम किसकी है? गोवा की है। और केंद्र शासित प्रदेशों को भी अगर इंक्लूड इसमें कर लेते हैं तो सबसे कम जो सीमा है वो दमन एंड दीव की है, दमन एंड द्वीप की है। केंद्र शासित प्रदेशों को भी इंक्लूड करने पर सबसे छोटी सीमा किसकी है? दमन एंड दीव की है। दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली ये आजकल एक ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन दोनों को मिला दिया गया है। तो सबसे छोटी सीमा डीएनएच और दादर नगर और दमन एंड दीव की है। तो ये है, यहाँ पर दीव है गुजरात का जो ये काठियावाड़, इसको क्या बोलते हैं? काठियावाड़ पेनिनसुला, काठियावाड़ प्रायद्वीप बोलते हैं। और इसको बोलते हैं कच्छ प्रायद्वीप। कच्छ के पास में यहाँ पर, कच्छ के पास में यहाँ पर जो ये है कच्छ का रण है, यहाँ पर है सर क्रीक, सर क्रीक, जिससे भारत और पाकिस्तान की सीमा, यहाँ ये विवादित सीमा है। पाकिस्तान यहाँ पर मानता है 24 डिग्री पैरेलल लाइन है, जो लैटिट्यूड है उसको मानता है, पर भारत नहीं मानता। तो इस तरह से ये विवादित क्षेत्र है। तो सर क्रीक है, यहीं पर कोरी क्रीक है। क्रीक का मतलब यही होता है कि जहाँ भूमि में समुद्र का पानी जब चला जाता है तो वो एक दलदली भूमि हो जाती है, तो उसको क्रीक कहा जाता है। तो ये है सर क्रीक है, कोरी क्रीक है। और जो ये बीच में जो ये खाड़ी है इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ क्या है? गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ कच्छ। और जो यहाँ पर जो ये खाड़ी है इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी के ही ऊपर यहाँ पर ये है केम्बे की खाड़ी, यहाँ पर है केम्बे की खाड़ी। और इसके बाद में केम्बे की खाड़ी, और ये तो बे ऑफ बंगाल है ही। सबसे बड़ी खाड़ी की अगर गल्फ, एक चीज यहाँ पर और समझ लेते हैं हम, इंग्लिश में तो सबको बोलते हैं गल्फ हो या बे हो या बाइट हो, सबको खाड़ी बोलते हैं, परंतु इंग्लिश में ये अलग अलग है। हमें इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी जरूर ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में जो इनमें डिफरेंस पता चलता है वो इंग्लिश में ही पता चलता है। एक तो होती है गल्फ, गल्फ GULF गल्फ, एक होती है बे, और एक होती है बाइट, बाइट। इनमें क्या डिफरेंस होता है हम इसको दोबारा बना लेंगे। अभी हम ये समझ लेते हैं एक बार। गल्फ, बे और बाइट। जब क्या होता है कि जब दो स्थलों के बीच में पानी भरा रहता है, दो स्थल हैं
ये एक स्थल, ये है एक स्थल, इनके बीच में जब पानी भरा हुआ है, इस तरह से मान के चलो कि ये है, ये जमीन है, ये जमीन है, ये लैंड है, इसके बीच में यहाँ पर जब पानी भर गया है, मतलब इसके तीनों तरफ पानी है और तीनों तरफ पानी है, तो इसको क्या बोलेंगे, ज़्यादा इसका मुंह जो ये है, इसका माउथ ज़्यादा ओपन नहीं है, सकड़ा माउथ है, तो इसको क्या बोलेंगे, गल्फ। जिस तरह से कि हम अभी पढ़ रहे थे, गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ खंबात है, गल्फ ऑफ केम्बे है, मन्नार है, ये सारी क्या है, गल्फ हैं। ये क्या है, गल्फ है। और जब ये गल्फ ही जब बड़ी हो जाती है, अगर इस तरह से ये जब हो जाती है, तो ये जैसे कि ये क्या है, जमीन है, ये लैंड है, और जब ये क्षेत्र जब बड़ा हो गया और इसका ये मुंह है जो पूरा खुल गया इतना, तो ये जो क्या हो गई, इसको क्या बोल दिया हमने, इसको बोल दिया बे, बे। और जब ये और ज़्यादा अगर बढ़ जाएगा, मान के चलो कि ये इस तरह से ऐसे हो गया, जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया के साउथ में हम देखते हैं कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट बोलते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर जो ये है इसको बोलते हैं बाइट, साउथ में इसको बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये है बाइट, मतलब है कि इसका जो ये जो है ये इसका यहाँ पर फैलाव ज़्यादा है, जब ये मतलब ये इसका माउथ है जो जितना ज़्यादा ओपन, सबसे ज़्यादा ओपन होता है वो होती है बाइट, और अगर थोड़ा कम है तो वो फिर है बे, और बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है अगर तीनों तरफ से ज़मीन है तो उसको हम बोलेंगे गल्फ। तो इस तरह से ये होती हैं गल्फ, बे और बाइट, ये है। अब हम पिछले उसी पे आ जाते हैं कि ये हमने गल्फ, बे, बाइट समझ लिया, गल्फ, बे और बाइट समझ लिया। तो हम ये बात कर रहे थे तटीय सीमा की। तटीय सीमा में सबसे पहले सबसे ज़्यादा है गुजरात की राज्यों में, और केंद्र शासित प्रदेशों को अगर मिला दें तो सबसे ज़्यादा है अंडमान और निकोबार की। सबसे कम राज्यों में देखें तो गोवा की है, और केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो सबसे कम किसकी है, दमन दीव की। या दोनों में सबसे कम देखें तो दमन दीव, और दोनों में सबसे ज़्यादा देखें तो किसकी है, अंडमान और निकोबार की। ये कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा पर हैं, तो ये हैं 9 राज्य, 9 राज्य हैं, 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं, 9 राज्य हैं। और यूटी कितने हैं, 4 यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश जो है, 9 यूटीज हैं, वो जलीय सीमा बनाते हैं। अब ये कौन कौन से राज्य हैं, ऊपर से यहीं से देखते चलते हैं। यहाँ से कौन से हैं, गुजरात है, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, फिर क्या है, गोवा है, फिर क्या है, कर्नाटक है, फिर क्या है, यहाँ केरल है, केरल है, फिर क्या है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु है, फिर इधर आगे क्या है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद में क्या कौन सा है, ओडिशा है, ओडिशा के बाद में कौन सा है, ओडिशा के बाद में कौन सा है, वेस्ट बंगाल है, पश्चिमी बंगाल है। तो ये 9 राज्य हो गए, 9 राज्य हैं, 9 राज्य ये हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। इसके अलावा 4 यूटीज भी हैं। 4 यूटीज कौन सी हैं, यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर है द्वीप, यहाँ पर कौन सा है, द्वीप है, और यहाँ पर है दमन, और यहाँ दमन के पास में ये दादर नगर एंड हवेली। तो इसकी ये एक ही टेरिटरी है तीनों को मिलाकर, तो इसकी कैपिटल है दमन, तो ये एक टेरिटरी हो गई, ये यूनियन टेरिटरी होगी। द्वीप, दमन और दादर नगर हवेली एक ही टेरिटरी है तीनों को मिलाकर, हैं तीनों सब गुजरात में ही है सब। तो एक तो टेरिटरी ये है दमन दीव एंड दादर नगर हवेली, एक टेरिटरी ये हो गई। दूसरी टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है, वो है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है। और तीसरी जो टेरिटरी है वो है यहाँ पर, ये 3 राज्यों में बटी हुई है। पांडिचेरी जो है, जिसको पुदुचेरी के नाम से अभी जानते हैं, तो वो 3 राज्यों में है, 3 राज्यों में है। इसका जो ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं यनम, यनम। केरल वाले क्षेत्र को बोलते हैं माहे, केरल वाले क्षेत्र को बोलते हैं इसके को माहे। और जो तमिलनाडु में इसके जो 2 क्षेत्र हैं, एक तो है कराईकल, कराईकल, और एक जो क्षेत्र है वो है इसकी जो कैपिटल, कैपिटल भी वही है पुदुचेरी, उसको बोलते हैं पुदुचेरी, जो इसकी कैपिटल भी है। तो
एक यूनियन टेरिटरी ये हो गई, और एक है अंडमान एंड निकोबार। तो इस तरह से ये 4 यूनियन टेरिटरीज हैं और 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। तटीय सीमा ये इस तरह से कैसे ये बनाते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर जो ये श्रीलंका है, श्रीलंका जो भारत में जुड़ा हुआ है, वो उस ब्रिज का नाम है एडम्स ब्रिज या आदम का पुल या राम सेतु भी जिसको कहा जाता है। इससे ये जुड़ा हुआ है, जो कि रामेश्वरम में धनुषकोडी से शुरू होता है और जहाँ पर पंबन द्वीप है वहाँ से शुरू होता है, और ये तिरुकमार श्रीलंका तक है, तो वहाँ तक है। और ये है यहाँ पर क्या है, इसको एक बार सागरमाला परियोजना के तहत इसको तोड़ने की बात चली थी, तो ये बहुत विवादित मुद्दा था उस टाइम पर, परंतु इसको तोड़ा नहीं गया क्योंकि ये धार्मिक आस्था, लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इसलिए इसको परंतु फिर ये जो है फिर भी इसमें कुछ मतलब बड़े बड़े, क्योंकि नौकाएं यहाँ से नहीं जा पाती थी, इसलिए अब तो ये सुनामी की वजह से कुछ इसका भाग टूट भी गया है। और तो ये वहाँ पर कुछ है, तो यहाँ इन 2 क्षेत्र, यहाँ पर क्या है कि एक गल्फ है, यहाँ पर गल्फ है, जो इधर वाले पार्ट में जो गल्फ है ना, उसको बोलते हैं मन्नार की गल्फ, गल्फ ऑफ मन्नार। ये आप इंग्लिश में याद रखो, गल्फ हिंदी में खाड़ी की बजाय गल्फ कहाँ पर कहना है, बे कहाँ पर कहना है और बाइट कहाँ पर कहना है। तो जब इंग्लिश में ये टर्म याद रखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि हिंदी में इसका सबका एक ही अर्थ होता है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि गल्फ, बाइट, बे में काफ़ी फर्क होता है। तो इसको गल्फ ही कहेंगे क्योंकि तीनों तरफ से ये ज़मीन है इसके, और इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार है ये, गल्फ ऑफ मन्नार है। और इसके इधर साइड में देखेंगे, इधर राइट साइड में देखेंगे तो ये है पाक की खाड़ी, गल्फ ऑफ पाक की गल्फ और मन्नार की गल्फ को जो जोड़ने वाली जो जल संधि है ना, उसका नाम है पाक स्ट्रेट। इसको जोड़ती है, ये गल्फ ऑफ मन्नार और पाक को जोड़ती है और इनको अलग करती है। स्ट्रेट का मतलब यही होता है कि 2 स्थल खंडों को अलग करना और 2 जलीय भागों को जोड़ना। तो पाक स्ट्रेट का यही है कि गल्फ ऑफ मन्नार और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। इसके बाद हाँ, एक ये चीज़ और है कि जो बंगाल की खाड़ी है वो दुनिया की सबसे बड़ी बे है। अब इसको बे ही कहना ठीक है, क्योंकि बाइट नहीं है, बे है। बे ऑफ बंगाल लार्जेस्ट बे है। और गल्फ की बात करें तो जो मैक्सिको की जो गल्फ है वो दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है। मैक्सिको आप देखेंगे, अमेरिका का जब मैप बनाते हैं तो पूरा ये इस तरह से है, यहाँ पर मैक्सिको है इधर, और ये मैक्सिको के जो चारों जो ये गल्फ है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको इसको बोलते हैं। तो इसलिए ये सबसे बड़ी गल्फ है, इसके तीनों तरफ है जमीन, पर क्योंकि पूरा घिरा हुआ है क्षेत्र तो इसलिए सबसे बड़ी गल्फ हो गई। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, वो दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है। और बाइट तो ऑस्ट्रेलिया की है ही सबसे बड़ी, तो ये है। और कर्क रेखा में यहाँ पर एक हमने और नहीं देखा था, क्योंकि माही नदी इसको 2 बार काटती है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका ये हो गया तटीय सीमा का। अब हम करते हैं बात स्थलीय सीमा के बारे में। स्थलीय सीमा के बारे में हम बात करते हैं। तो स्थलीय सीमा में क्या है, जो भारत की जो स्थलीय सीमा है ना, भारत की जो स्थलीय सीमा है ना, वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। पंद्रह हजार 200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है। हाँ, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा की लंबाई। अब इस स्थलीय सीमा में कितने हैं? एक हम चलता है लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड कितने स्टेट हैं? लैंड लॉक्ड का मतलब है ऐसे राज्य जो क्या है कि जलीय सीमा से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको लैंड लॉक्ड कहा जाता है। तो लैंड लॉक्ड कितने स्टेट हैं इंडिया के? तो 19 राज्य जो हैं वो लैंड लॉक्ड हैं। 19 राज्य लैंड लॉक्ड हैं। और इनमें से 19 राज्यों में से 19 राज्य लैंड लॉक्ड हो गए। और 9 राज्य क्या थे? 9 राज्य क्या थे?
जो तटीय सीमा या जो समुद्री सीमा से जुड़े हुए थे। तो टोटल राज्य कितने हैं इंडिया में? 19 से 9। टोटल राज्य भारत में अभी 28 है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर जो राज्य है पहले 29 थे, परंतु जम्मू कश्मीर को अब क्या कर दिया गया है, 2 यूटीज में बांट दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो यूटीज पहले हुआ करती थी कितनी? 7, वो पहले फिर 9 हुई, 9 के बाद में दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर 1 कर दिया गया, तो अब 8 यूटीज हो गई और 28 राज्य हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और यूटी कितनी है? 8 यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो 19 राज्य जो लैंड लॉक्ड हैं और 9 राज्य जो है उनकी क्या सीमा लगती है? समुद्री सीमा लगती है, तटीय सीमा लगती है। तो इस तरह से इन 19 राज्यों में से 5 राज्य ऐसे भी हैं, 5 राज्य ऐसे भी हैं जो जिनकी सीमा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती, कि मतलब भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर है वो, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच नहीं है। इन 5 राज्यों में कौन कौन से हैं? एक तो हरियाणा है, एक तेलंगाना है, एक एमपी है, एक छत्तीसगढ़ है और एक झारखंड है। तो ये 5 राज्य हैं जो भारत के अंदर हैं, बिल्कुल तटीय सीमा। और यहाँ पर जो ये नेपाल है और यहाँ पर ये है भूटान, ये है बफर स्टेट। यहाँ पर है ये म्यांमार, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। म्यांमार है, यहाँ पर क्या है, ये पाकिस्तान है, और ये जो है अफगानिस्तान है, और ये इधर कौन है? चाइना है पूरा, ये चाइना है। ये ट्राई जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पर तीनों देश हैं और ये चाइना है। यहाँ पर फिर म्यांमार ये हो जाता है, म्यांमार, यहाँ म्यांमार है, हाँ म्यांमार है, थाईलैंड है आगे। तो ये है, और इन सब से मिलाकर एक हम अभी पढ़ेंगे भारत को सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं, कितने देश उस सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे इसकी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, और इस स्थलीय सीमा में 19 राज्य हैं वो लैंड लॉक्ड हैं, मतलब जिनकी सीमा समुद्री सीमा से नहीं लगती। और उस 19 में से भी 5 राज्य ऐसे हैं जो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, मतलब अंतर्राज्यीय है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। तो ऐसे हैं 5 राज्य ऐसे हैं। अब बचे कितने? 19 में से अगर 5 को हम हटा देते हैं तो कितने राज्य हैं? जो है 14, मतलब 14 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले भी हैं और लैंड लॉक्ड भी हैं। अब इन 14 में भी अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें तो जो जलीय सीमा जिनकी लग रही है वो लैंड लॉक्ड नहीं मानेंगे, पर 2 राज्य ऐसे भी तो हैं, गुजरात और वेस्ट बंगाल, 2 राज्य ऐसे भी हैं जिनकी स्थलीय सीमा भी है और जलीय सीमा भी है, अर्थात उनको हम दोनों जगह काउंट करेंगे, स्थलीय सीमा में भी काउंट करेंगे और जलीय सीमा में भी काउंट करेंगे। तो भारत के कितने राज्य हैं? 16 राज्य हैं जो स्थलीय सीमा पर हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं, अर्थात 16 राज्य जो हैं स्थलीय सीमा जो ये है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो ये है, इस पर हैं 16 राज्य। और यूटीज की बात करें तो कितने यूटीज हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, स्थलीय सीमा जो ये है इस पर हैं? तो 2 यूटीज हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 16 राज्य और 2 यूटी भारत की जो 15,200 किलोमीटर की जो स्थलीय सीमा है इसमें सम्मिलित होते हैं, इसमें ये सम्मिलित होते हैं 16 राज्य। अब इन 16 राज्यों को भी देखेंगे हम और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी देखेंगे, किस देश के साथ कितनी सीमा साझा करते हैं उसको भी देखेंगे। क्रम से इन सबको हम देखते हैं। और ये 2 यूटी कौन सी हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब हमने क्या पढ़ लिया था कि 4 यूटीज तो पहले पढ़ ली थी जो तटीय सीमा के साथ थी, 2 यूटीज ये हो गई 6, और 2 यूटीज और कौन सी हैं? तो 2 यूटीज ऐसी हैं इन 5 राज्यों की तरह जो जिनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, वो हैं वो 2 शेष जो 2 यूटीज बची हैं वो हैं, एक तो है दिल्ली और एक है चंडीगढ़। तो ये 2 यूटीज हैं जिनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। बाकी सारी यूटीज के बारे में हमने 8 के बारे में बात कर लिए, 2 ये हो गई 4 पहले पढ़ ली, 8 यूटीज हैं।
तो इस तरह से ये है, इस तरह से ये है। इसको अब हम ही देखते हैं कितनी सीमा, कितने राज्य हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस तरह से साझा करते हैं, ये हम देखते हैं अभी। तो हाँ, 15,200 किलोमीटर की जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है स्थलीय, इसका हिसाब किताब करते हैं, इसका हम करते हैं पूरा। सर्वाधिक जो सीमा, सबसे जो हमारे जो ये पड़ोसी देश हैं इनके बारे में बात कर लेंगे। है ना, पड़ोसी देश है इनके बारे में। पड़ोसी देशों में जब हमने ये पढ़ा था कि ये कौन सा है, ये तो कौन सा है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाद में ये कौन सा है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ में जो भारत की जो सीमा लग रही है ना, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये कॉरिडोर है, इसको बोलते हैं वाखन गलियारा। क्या बोलते हैं, वाखन गलियारा, वाखन गलियारा। और बांग्लादेश और ये जो सिक्किम के जो बीच में जो ये जो है ना, इसको बोलते हैं, जहाँ पर ये भूटान है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर बांग्लादेश है, तीन देशों के बीच में ये जो नॉर्थ ईस्ट में जो जाने के लिए जो छोटा सा ये रास्ता है ना, ये रास्ता ओनली 27 किलोमीटर का है। और ये 27 किलोमीटर का रास्ता है, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, इसकी वजह से हमारी कनेक्टिविटी है सड़क मार्ग से, ओनली यही है। तो भारत के लिए बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन होता है। और इसीलिए कई बार, जैसे कि अभी था पहले कि वेस्ट बंगाल के किसी आदमी ने इसके बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट कर दिया था, तो उसको राष्ट्रद्रोह की सजा मिली, सेडिशन के चार्जेस लगे सेक्शन 144 के तहत। तो इस तरह से भारत की जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थिति है यहाँ पर हमेशा पुलिस फोर्स का जमावड़ा रहता है, बीएसएफ या स्टेट की जो पुलिस होती हैं जो यहाँ पर हमेशा रहती है, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह। तो इनको हम, ये इस गलियारे का नाम है, इस गलियारे का नाम है चिकन स्नैक, इसको बोलते हैं चिकन स्नैक। जिस तरह से इसको बोलते हैं चिकन स्नैक, भारत का ये चिकन स्नैक है। जिस तरह से चिकन की ऐसे गर्दन होती है, उस तरह से ये है नॉर्थ ईस्ट में। तो या इसको सिलीगुड़ी गलियारा भी बोलते हैं, सिलीगुड़ी गलियारा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यहाँ पर सिलीगुड़ी है, इसलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी इसको कहते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी इसको कहते हैं। और इससे जो ये नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, इनको 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये 7 राज्य हैं, इनकी कनेक्टिविटी होती है इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन स्नैक के माध्यम से ही। और यहीं पर भूटान पर ही जो एक विवादित, जो यहाँ पर भूटान का ही क्षेत्र था, ये भूटान का ही क्षेत्र था, इसका नाम है डोकलाम, जहाँ पर चीन ने पहले, चीन की जो सेनाएं आ गई थी, और भारत, क्योंकि भूटान पर जब भी कोई अटैक होता है तो उसकी जिम्मेदारी भारत ने ले रखी है, भारत ने ले रखी है। 1949 में भारत और भूटान के साथ एक संधि हुई थी, दार्जिलिंग ट्रीटी। उसके तहत भारत, भूटान कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट भारत की बिना सहमति के नहीं खरीदता, और भारत ने पूरी उसकी जिम्मेदारी ले रखी है भूटान की। तो इसलिए भूटान पर जब चीनी सेनाएं आई तो ये डोकलाम क्षेत्र में, तो भारत ने उसको खुद पर अपना आक्रमण समझते हुए भारत ने उसका एक प्रत्युत्तर दिया था। तो ये है डोकलाम, ये है डोकलाम, डोकलाम क्षेत्र है। हाँ, ये है डोकलाम। अब इसमें हम ये देखते हैं कि सीमा सबसे ज़्यादा ये बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश ये सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है भारत के साथ। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश। इसको हम एक ट्रिक से याद कर रख सकते हैं, बचपन, बचपन। सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा बनाता है, बांग्लादेश। वैसे बांग्लादेश, बचपन में और कर लो इसको, में से म्यांमार हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा बनाता है इंडिया, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है 4096, 4096 किलोमीटर की जो सीमा है ना,
वो किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ में है। 4096 किलोमीटर की सीमा है। और जैसे चाइना, चाइना के साथ में जो भारत की जो सीमा बनती है ना, वो है 3488। कितनी है? 3488। इसके बाद में पैसे है पाकिस्तान। इसके इसकी जो सीमा है वो है 3323 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ में जो सीमा बनती है। नेपाल के साथ में जो सीमा बनती है ना, नैसे नेपाल, नेपाल नेपाल के साथ में जो सीमा बनती है वो है 1700 किलोमीटर है। और जो म्यांमार के साथ में जो सीमा बनती है ना, वो है 1643। 1700 कुछ है, 1750 के आसपास है। मैं इसको करेक्ट करके अभी बता दूंगा। 1750 के आसपास है जो नेपाल के साथ में सीमा बनती है। म्यांमार के साथ में 1643 है। और सबसे कम जो सीमा जो बनती है ना इंडिया के साथ में, वो है अफगानिस्तान के साथ में। अफगानिस्तान के साथ में मात्र 106 किलोमीटर की सीमा है जो बनती है। और ये भी बनती है पीओके से, एक्चुअल में भारत नहीं है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। यहाँ जो सीमा बनती है पीओके से बनती है 106 किलोमीटर की, है ना। तो ये है। ये है। और 1751 है ये। और ये इस तरह से है कि बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान, कितने देश हो गए? 5 देश ही हैं जो भारत के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब इन 5 देशों में हमें ये भी देखना है कि इन देशों के साथ में भारत के कौन कौन से राज्य हैं वो इनके साथ में सीमा जिनकी लगती है। तो बांग्लादेश के साथ ही देख लेते हैं। बांग्लादेश के साथ में भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा लग रही है। तो बांग्लादेश के साथ में कौन है? सबसे पहले यहाँ से देखेंगे हम। यहाँ कौन सा है? वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल यहाँ तक है। फिर है असम है, असम है। यहाँ कौन है? मेघालय है, मेघालय। मेघालय के बाद में ये कौन है? यहाँ पर ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। कौन कितने हो गए? 5 राज्य। तो 5 राज्य जो हैं ये किसके साथ सीमा बनाते हैं? बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश के बाद में हम चाइना को जब देखेंगे तो चाइना के साथ में सीमा बनाने वाले कौन कौन से हैं? तो चाइना के साथ में ये 2 तो यूटी हो गई, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसके अलावा फिर यहाँ पर देखेंगे हम हिमाचल, उत्तराखंड, और उसके बाद में ये देखेंगे इधर सिक्किम, और सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश। जम्मू नहीं है, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और तो 5 ही ये हो गई। 2 यूटी हो गई, जम्मू भी है ना। 2 यूटी और 3 राज्य जो कि चाइना के साथ में सीमा बनाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ में सीमा कौन कौन से बनाते हैं। पाकिस्तान के साथ में जो सीमा बनाने वाले हैं वो हैं जम्मू कश्मीर हो गया, इसके साथ में लद्दाख हो गया, इसके बाद में पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है। तो ये 5 जो हैं यही 2 यूटी और 3 राज्य हैं। इसमें 4 राज्य और 1 यूटी है। जम्मू कश्मीर का कंफ्यूजन है, इसको अभी क्लियर कर देंगे।
लद्दाख तो मिलता ही है, लद्दाख है, लद्दाख के बाद में हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। तो 4 राज्य और एक यूटी जो है ना, ये किसके साथ में सीमा बनाते हैं? चाइना के साथ में। और पाकिस्तान के साथ में जो सीमा बनाने वाले हैं ना, वो 3 राज्य हैं और 2 यूटीज हैं। और नेपाल के साथ में जो सीमा बनाने वाले हैं ना, वो हैं 5 राज्य हैं। उसमें उसमें हम यहीं से देखते हैं कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद में ये है यूपी है, यूपी है, फिर है बिहार है, बिहार है, बिहार है, फिर है वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है। तो ये 5 राज्य हैं, 5 राज्य हैं जो किसके साथ में सीमा साझा कर रहे हैं? जो किसके साथ में सीमा साझा कर रहे हैं? नेपाल के साथ में। तो ये है। नेपाल के बाद में जो म्यांमार है, म्यांमार के साथ में सीमा साझा करने वाले हैं, वो भी 5 ही राज्य हैं, 5 राज्य हैं। वो 5 कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये नागालैंड है, ये क्या है? नागालैंड है, ये मणिपुर है और ये मिजोरम है। तो ये कितने हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 हैं। तो ये 4 किसके साथ में सीमा साझा कर रहे हैं? म्यांमार के साथ में। और फिर एक बचा है लास्ट में भूटान। भूटान के साथ में ओनली किसकी सीमा लग रही है? किसकी सीमा लग रही है? ओनली लद्दाख की सीमा लग रही है। तो ये है। तो ये भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ में सीमा लग रही है। इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादातर खुद स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, तो इसमें और आप देख लेना कुछ अगर हो तो। बाकी मैंने मेरी तरफ से जो बताना था वो बता दिया। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा जो हैं, हमने इसकी लोकेशन देख ली, पड़ोसी देश देख लिए। इसके अलावा कुछ दर्रे हैं वो आ जाते हैं, उनको भी अभी देख लेते हैं हम। कुछ पास हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में, तो वो हम समझ लेते हैं कौन कौन से पास हैं, उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। है ना, उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से। तो सबसे जो ऊपर जो नॉर्थ है, जो जो यहाँ पर इंदिरा कॉल है ना, इसके पास एक जो है, इसके नज़दीक ही एक दर्रा है, उसका नाम है मिनीटेक, उसका नाम है मिनीटेक दर्रा, मिनीटेक दर्रा है यहाँ। फिर इसके पास में ये एक जो पास है उसका नाम है अघिल, अघिल पास है, अघिल। उसके पास में यहाँ पर है ये काराकोरम पास है, काराकोरम पास, काराकोरम पास है। काराकोरम पास के पास में यहाँ पर जो एक दर्रा है, यहाँ पर इसका नाम है, और भी यहाँ पर है लनकला, इमिसला, यहाँ पर एक दर्रा है उसका नाम है इमिसला। इमिसला के बाद में यहाँ पर जो ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में जहाँ से सतलज नदी प्रवेश करती है, उस दर्रे का नाम है सिपकिला, सिपकिला पास, सिपकिला। सिपकिला के पास में ही एक दर्रा और है रोहतांग। और हम जब देखते हैं जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में जम्मू से कश्मीर जाने के लिए जो दर्रा है ना, जम्मू से कश्मीर जाने के लिए जो दर्रा है ना, उसका नाम है बनिहाल। क्या नाम है? बनिहाल, बनिहाल पास है। इस बनिहाल पास में ही एक सुरंग बनाई गई है, उसका नाम है जवाहर सुरंग, उसका नाम है जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग है। कश्मीर से जब हम, कश्मीर से जब हम इधर, ये है गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है कि ये सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर के पास में ये सक्सगाम वैली है, सक्सगाम वैली। और जो ये क्षेत्र है ना, वो है अक्साई चीन का, चाइना के अंडर में है। सक्सगाम वैली भी पाकिस्तान ने किसको दे दिया? चाइना को दे दिया है। पहले पीओके में था, अब चाइना है। यहाँ पर उसका जो है ना, क्या है ना कि जो मिलिट्री बेस है, यहाँ पर हथियार वगैरह गोला बारूद बनाए जाते हैं। तो सक्सगाम वैली है, अक्साई चीन है और सियाचिन है। यहाँ पर भारत की आर्मी रहती है और बहुत ज़्यादा खर्चा आर्मी के ऊपर भारत को यहाँ पर करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सामरिक स्थिति है, ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और यहाँ पर सीमा भी निर्धारित नहीं है, क्योंकि नो मैंस लैंड होते हुए थी यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर जब रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हो रहा था, तो यहाँ से आगे सियाचिन ग्लेशियर, ये सियाचिन के आसपास यहाँ पर सीमा का निर्धारण नहीं किया गया था। और दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड भी ये है, हाईएस्ट बैटलफील्ड है। और इसके अलावा जो ये सियाचिन ग्लेशियर है ना, यहीं से ही जो पश्चिम में जो ये रेखा निकलती है ना, सीमा निकलती है, इसको बोलते हैं
पीओके, इसको बोलते हैं पीओके बोलते हैं, ये यहाँ पर आसपास होते हुए यहाँ तक है। और इसके जो पूर्व में जो ये है ना, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इधर, मतलब पश्चिम में ये पीओके है, पीओसी है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके है। और जो पूर्व में है ना वो है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और पीओके से जो सीमा बनाता है ना उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी और एलएसी के नाम से इनको जानते हैं, एलओसी। अब ये जो एलओसी जो है ना, ये है रेड क्लिफ रेखा का ये पार्ट है। जो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था, एक ये भी हमने देखा नहीं, जो पाकिस्तान के साथ में जो सीमा है ना उसको बोलते हैं रेड क्लिफ। ये 1947 में सर रेड क्लिफ ने बनाई थी, तो इसका निर्धारण 1947 में हुआ था, रेड क्लिफ रेखा है। और इसके साथ जो चाइना के साथ में जो चीन के साथ में जो सीमा है ना उसको बोलते हैं मैकमोहन, क्या बोलते हैं, मैकमोहन सीमा। इसका निर्धारण हुआ था 1914 में, शिमला समझौता हुआ था, भारत तिब्बत और चीन के मध्य हुआ था। चाइना इस सीमा को ही नहीं मानता, इसलिए चाइना कई बार अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में या कई अन्य क्षेत्रों में भी अटैक करता रहता है, क्योंकि इस 14 वाले शिमला समझौते को चाइना मानता नहीं है। तो चाइना के साथ में ये सीमा है, मैकमोहन है। बांग्लादेश की जो सीमा है ना उसको जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश के साथ जो सीमा है ना उसको जीरो लाइन कहा जाता है, जीरो लाइन है। और इसके अलावा जो है म्यांमार, वहाँ पर अराकान योमा पर्वत है, उससे उसकी सीमा का निर्धारण होता है। तो इस तरह से ये है। और हम यहाँ पर दर्रों की बात कर रहे थे, हमने सबसे उत्तर में जो देखा मिनीटेक दर्रा है, फिर उसके पास ही आगिल दर्रा है, काराकोरम दर्रा है, लनकला है, इमिसला है। इमिसला के बाद में यहाँ पर रोहतांग है, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, रोहतांग और सिपकिला, दो मुख्य दर्रे हैं। और जम्मू कश्मीर की जो यूटी है ना उसके अंदर हम जब जाके देखते हैं तो जम्मू से कश्मीर को जोड़ने वाला जो दर्रा है ना उसका नाम है बनिहाल पास, परंतु वहाँ पर अब जो टनल बना दी गई है, जवाहर सुरंग है। जवाहर सुरंग जम्मू से श्रीनगर को जोड़ती है। जम्मू से किसको जोड़ती है, श्रीनगर को जोड़ती है। जम्मू से किसको जोड़ती है, श्रीनगर को जोड़ती है। और श्रीनगर से गिलगित बाल्टिस्तान को जोड़ने वाला जो दर्रा है, एक तो गिलगित बाल्टिस्तान को जोड़ता है और एक जोड़ता है लेह लद्दाख को। लेह लद्दाख को जोड़ने वाला जो दर्रा है ना उसका नाम है बुर्जिल। और एक जो दर्रा जो है ना वो जोड़ता है गिलगित बाल्टिस्तान को। गिलगित बाल्टिस्तान को जो दर्रा जोड़ता है उसका नाम है जोजिला, उसका नाम है जोजिला। अब ये दो दर्रे हैं, यहाँ इसको देख लेते हैं कि हम जम्मू से जब हम जाते हैं श्रीनगर तो ये है बनिहाल दर्रा है। बनिहाल, यहाँ पर कौन सी सुरंग है, जवाहर टनल है। श्रीनगर से जब हम इधर जाते हैं लेह की तरफ तो ये है जो दर्रा है ना उसका नाम है बुर्जिल। और गिलगित बाल्टिस्तान में जो है ना उसका नाम है जोजिला। गिलगित जो पीओके में है, श्रीनगर से जब हम गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ जाते हैं, पीओके में यहाँ पर है गिलगित बाल्टिस्तान के जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर जब जाते हैं ना तो इस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल, रोहतांग, सिपकिला, ये दर्रे हो गए। उत्तराखंड में 3 दर्रे महत्वपूर्ण हैं। उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, माना, नीति और लिपुलेख। माना, नीति और लिपुलेख 3 दर्रे हैं वो उत्तराखंड में है जो फेमस हैं। उसके अलावा जब हम सिक्किम में देखते हैं तो सिक्किम में 2 दर्रे हैं जो एग्जाम्स में आते रहते हैं, एक तो नाथुला दर्रा है और एक है जलेपला। नाथुला दर्रे के पास में एक वैली है चुम्बी वैली के नाम से, जिसको जाना जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, टूरिस्ट प्लेस भी है। इस ऐसी वैली एक उत्तराखंड में है जिसको बोलते हैं फ्लावर्स वैली, फूलों की घाटी, वो भी एक पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षक स्थान है। तो इस तरह से ये वैली है। इसके अलावा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो है यहाँ पर है बोमडिला दर्रा। क्या है,
बोमडिला, बोमडिला दर्रा है। बोमडिला, एक बोमडिला से जस्ट आगे चलते हैं तो यांगयाप दर्रा है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, यांग दर्रा है। यांगयाप दर्रा के बाद में जब अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में यहाँ पर देखते हैं जो म्यांमार को जोड़ता है, उसका नाम है दिफू दर्रा, दिफू दर्रा, दिफू दर्रा है। और अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड में जो है, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर कौन से हैं, ये दिफू हो गया। नागालैंड में कोई खास दर्रा नहीं है। मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम, मिजोरम में एक जो है ना, नागालैंड में तो नहीं है, मणिपुर में एक जो दर्रा है उसका नाम है तुजू दर्रा, तुजू। और मिजोरम में एक दर्रा है उसका नाम है जुफू दर्रा, जुफू दर्रा। तो ये दर्रे हैं, कई बार आ जाते हैं। साउथ इंडिया में भी यहाँ पर जो एक दर्रा है इसको बोलते हैं थाल घाट। क्या बोलते हैं? थाल घाट। क्या बोलते हैं? थाल घाट, थाल घाट। थाल घाट के बाद में एक यहाँ थाल घाट के पास में ही है भोर घाट। क्या है? भोर घाट, भोर घाट। और यहाँ पर जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में जो दर्रा है ना, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी है, यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ी है। यहाँ पर इसको नाक से याद रखते हैं, मैं तो NAC से याद रखता हूँ, NAC नाक। नीलगिरी और अन्नामलाई के बाद बीच में जो दर्रा है ना, उसका नाम है पाल घाट। इसका नाम है पाल घाट, था भोपा, इससे नाम इन तीनों को, था भोपा, ये ट्रिक है इसकी, शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं। ये साउथ के 3-4 दर्रे हैं। पा के बाद में एक सिनकोटा दर्रा हो रहा है इससे आगे, सिनकोटा, सिनकोटा जो कि अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में है। अन्नामलाई और कार्डमम के बीच का जो दर्रा है ना, उसका नाम है सिनकोटा, और ये है पाल घाट। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच का जो दर्रा है वो है पाल घाट, और अन्नामलाई और कार्डमम के बीच है वो है सिनकोटा, सैनकोटा भी बोलते हैं, सैनकोटा, सैनकोटा, जो मदुरै को तिरुवनंतपुरम से जोड़ता है। और ये जो है वो थाल घाट है, वो मुंबई को नासिक या नागपुर से जोड़ता है। और भोर घाट है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। भोर घाट है वो किसको जोड़ता है? मुंबई को पुणे से। और थाल घाट है वो मुंबई को नासिक या नागपुर से जोड़ता है। तो ये भारत के क्या हैं? ये दर्रे हैं। इनसे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये भी हमको देख लेने चाहिए। और जो ये हमने LAC LOC सीमाओं के बारे में समझ लिया। और जो अफगानिस्तान के साथ में जो सीमा लगती है ना, अफगानिस्तान के साथ में, उसको बोलते हैं डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। इसका निर्धारण हुआ था 1893 में। तो यह है डूरंड रेखा। ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का यहाँ पर इस समय निर्धारण हुआ था, तो इसको डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये भारत की ये सीमा हो गई। और इसके साथ ही कुछ चैनल्स हैं जो भी आ जाते हैं, कुछ चैनल्स हैं, उनके बारे में हम अभी समझ लेते हैं। भारत में क्या है कि ये है साउथ इंडिया से रिलेटेड हैं, कुछ चैनल्स हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। ये है क्या? अंडमान निकोबार में छोटे छोटे, अंडमान बे ऑफ बंगाल और अरब सागर, इनमें क्या है? छोटे छोटे द्वीप हैं, परंतु ज़्यादा द्वीप किस में है? अंडमान निकोबार में। लक्षद्वीप और इसमें अरब सागर में कम है। अंडमान निकोबार में हम शुरू करते हैं उत्तर से, तो उत्तरी जो द्वीप है उसका नाम है नॉर्थ अंडमान। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ अंडमान। फिर है नॉर्थ अंडमान के बाद में जो ये सबसे बड़ा द्वीप है, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, उसको बोलते हैं मिडिल अंडमान। सबसे बड़ा द्वीप है मिडिल अंडमान, उसको बोलते हैं मिडिल अंडमान। उसके बाद में जो ये है इसको है साउथ अंडमान। फिर है छोटा है थोड़ा, उसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान के पास में फिर ये है, इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री लेटीट्यूड है यहाँ पर, तो उसी के नाम से यहाँ पर 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। और लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच का जो ये चैनल है ना, इसको बोलते हैं डंकन पास।
डंकन पास। और नॉर्थ अंडमान और कोको द्वीप, कोको द्वीप हमारे अंडर में नहीं है, म्यांमार म्यांमार के अंडर में है। तो इसके बीच का जो ये चैनल है ना, इसको बोलते हैं कोको चैनल। कोको चैनल है, कोको चैनल है जो इनको अलग करता है, कोको चैनल है। और यहाँ पर ही दो प्रमुख ज्वालामुखी भी हैं, वो हमें देख लेनी चाहिए अभी, नारकोंडम और बैरन। यहाँ पर है नारकोंडम और ये है बैरन। बैरन बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है, और नारकोंडम है जो डोरमेंट है, सुसुप्त है, कभी कभी उद्गार जिसमें होते हैं। तो नारकोंडम है, नारकोंडम है जो सुसुप्त ज्वालामुखी है। बैरन क्या है, एक्टिव वोल्केनो है, बैरन वोल्केनो है अंडमान निकोबार के पास में ही। तो ये है 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल के बाद में फिर निकोबार शुरू होता है। निकोबार में सबसे पहले है कार निकोबार, कार निकोबार है, कार निकोबार है। फिर है ये ननकोरी आइलैंड जिनको बोलते हैं, ननकोरी आइलैंड है, ननकोरी आइलैंड है, ननकोरी आइलैंड है। फिर है ननकोरी आइलैंड के बाद में है लिटिल लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार है। लिटिल निकोबार के बाद में है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। अब इसमें भी कुछ चैनल्स हैं कि ये जो ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच का जो चैनल है इसको बोलते हैं प्राइस चैनल, प्राइस। और लिटिल निकोबार और ननकोरी आइलैंड, ननकोरी आइलैंड जो है ये ननकोरी, ननकोरी आइलैंड जो है ना, और ये लिटिल निकोबार है, इसके बीच का जो ये चैनल है इसको बोलते हैं सोमबरेरो चैनल, सोमबरेरो चैनल, सोमबरेरो चैनल है। और इसके बीच का ये कार निकोबार और ननकोरी आइलैंड के बीच का ये चैनल है। चैनल का मतलब है कि दो भूभागों को जो अलग कर रहा है, दो भूभागों को अलग कर रहा है, और दो जल क्षेत्रों को, जो दो वाटर बॉडीज को जो जोड़ रहा है उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट या जल संधि। तो ये है, इसको, इसका नाम है पांचाल चैनल, इसका नाम है पांचाल चैनल। किसके बीच बीच है, कार निकोबार और ननकोरी आइलैंड के बीच में। तो ये है। इसके अलावा जो जो ग्रेट निकोबार पास ही है, ग्रेट निकोबार से ज़्यादा दूर नहीं है, सुमात्रा, जो इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है वो पास में ही है। तो उसको यहाँ पर ग्रेट चैनल के नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं ग्रेट चैनल या 6 डिग्री, ग्रेट चैनल या 6 डिग्री चैनल के नाम से इसको जाना जाता है। 6 डिग्री चैनल या ग्रेट चैनल के नाम से इसको जानते हैं। इसके अलावा हम जैसे कि यहाँ पर, ये तो श्रीलंका हो गया, इसका हमने पढ़ लिया था। पाक स्ट्रेट है बीच में, मन्नार की खाड़ी और पाक बे को जोड़ता है जो। इसके अलावा जो यहाँ पर जो जो एक देश है ये है मालदीव। मालदीव है, छोटा सा देश है, मालदीव है, मालदीव है। मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय जो कि लक्षद्वीप का ही एक आइलैंड है, लक्षद्वीप का ही एक आइलैंड है। इसके बीच का ये जो चैनल है इसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल, क्योंकि 8 डिग्री लेटीट्यूड है यहाँ पर। 8 डिग्री लेटीट्यूड के नाम से इसका नाम क्या पड़ गया, 8 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और जो कवारती है, जो लक्षद्वीप की जो कैपिटल है कवारती, इसके बीच का जो चैनल है उसको बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। जो जो लक्षद्वीप की जो राजधानी है ना, कवारती, कवारती, इसको बोलते हैं 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल के नाम से इसको जानते हैं। और एक यहाँ पर अपन कोस्ट को भी समझ लेंगे। वैसे तो ये है कि बाद में आएगा, ये है जैसे कि कच्छ प्रायद्वीप है, और ये है काठियावाड़ पेनिनसुला है, काठियावाड़ पेनिनसुला। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं जो सौराष्ट्र काठियावाड़ का तट है, ये सौराष्ट्र, इसका खंबात की खाड़ी जो है, खंबात की खाड़ी का जो पूर्वी जो कोस्ट है ना, उसको सौराष्ट्र कोस्ट के नाम से जानते हैं, और पश्चिमी क्षेत्र को काठियावाड़ कोस्ट के नाम से जानते हैं। तो सौराष्ट्र काठियावाड़ का जो क्षेत्र है ये, सौराष्ट्र काठियावाड़ के बाद में जो ये कोस्ट शुरू होता है, ये इसको बोलते हैं कोकण, क्योंकि कोंकणी भाषा है। गोवा तक कौन सी भाषा है, कोंकणी, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, गोवा तक का जो ये कोस्ट है इसको बोलते हैं सौराष्ट्र काठियावाड़ के बाद में कोकण, कोकण कोट। और इसके बाद का जो ये है इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट, इसको बोलते हैं एक कन्नड़ और रह गया, मैंगलोर तक,
पणजी से, गोवा या पणजी लगा लो, पणजी से मैंगलोर तक का जो कोस्ट है ना, मैंगलोर, कर्नाटक का मैंगलोर, यहाँ तक का जो कोस्ट है ना उसको बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट। और ये सौराष्ट्र, कच्छ, सौराष्ट्र काठियावाड़ का कोस्ट है, कोंकण, कन्नड़, और ये है मालाबार। ये क्या है? ये कोस्ट है मालाबार का कोस्ट, जो कि केरल में है मेनली, इसको बोलते हैं मालाबार, मालाबार कोस्ट। और तमिलनाडु का ये जो कोस्ट है इसको बोलते हैं कोरोमंडल का तट, कोरोमंडल, कोरोमंडल का तट। यहाँ पर क्लाइमेट देखें तो एएस टाइप की क्लाइमेट है, उसको आगे बाद में बात करेंगे, जिसमें कि क्या है सर्दियों में बरसात होती है। कोरोमंडल हो गया। कोरोमंडल के बाद में जो है आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट है इसको आंध्रा कोस्ट के नाम से जानते हैं, या काकीनाडा कोस्ट, आंध्रा कोस्ट है या काकीनाडा, या काकीनाडा कोस्ट, हाँ काकीनाडा कोस्ट। और उसके अलावा जो ये है उड़ीसा के आसपास का जो कोस्ट है इसको बोलते हैं उत्कल कोस्ट, या उत्तरी सरकार का कोस्ट, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार या उत्कल, उत्कल कोस्ट। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं काकीनाडा, आंध्रा, उत्तरी सरकार, और कोरोमंडल, मालाबार, कोंकण, कन्नड़, और ये सौराष्ट्र काठियावाड़ का क्षेत्र है। तो इस तरह से ये है। और इसके साथ ही हम इससे रिलेटेड कुछ जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं, जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं 5-10 मिनट में। बाकी ये चैप्टर हमारा जो जनरल इंट्रोडक्शन का है वो अब खत्म होता है। कुछ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आए हुए हैं, वो हम देख लेते हैं, इससे रिलेटेड हैं।